बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल पेशावर रोड रावलपिंडी से। मजमून है मेरा उर्दू, जो कि मैं 8वीं और 9वीं जमात के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर, और उसमें मैं उनको टॉपिक पढ़ाऊँगी खतूत नवीसी। Please subscribe our Progressive Model School YouTube channel so you may get latest video and lectures and activities related to your course. सबसे पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि खतूत नवीसी लिखने के आदाब या उसके पॉइंट्स क्या हैं, खतूत कैसे लिखे जाते हैं, लिखने वाले को क्या कहते हैं, जिसको लिखा जाए उसको क्या कहते हैं, उसकी कितनी अक़साम होती हैं, उसके मुतल्लिक़ तमाम हदायत आपको आज मैं इस खतूत नवीसी के ज़रिए बताऊंगी। खतूत नवीसी मकतूब वो तहरीर जो ख़त या रुके की सूरत में किसी दूसरे को लिखी जाए उसे मकतूब कहते हैं। यानी जो ख़त के अंदर हम तहरीर लिखते हैं उसे मकतूब कहते हैं। कातिब कौन होता है? ख़त तहरीर या मकतूब लिखने वाला कातिब कहलाता है। यानी जो ख़त को तहरीर कर रहा होता है बंदा, वो कातिब कहलाता है, लिखने वाला। मकतूब अलैह जिसकी तरफ ख़त लिखा जाए, यानी जिस बंदे को हम ख़त लिखते हैं उसे मकतूब अलैह कहते हैं। खतूत की कितनी अक़साम हैं? खानगी या निजी खतूत वो खतूत जो अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों और दोस्तों, असातिज़ा, शागिर्दों और अजनबियों को लिखे जाते हैं, वो खानगी या निजी खतूत कहलाते हैं। कारोबारी खतूत वो खतूत जो कारोबारी लोग, कारखानादार, दुकानदार, फैक्ट्री, मिलों या होटलों वाले अपने कारोबारी मकासद के लिए लिखते हैं, कारोबारी खतूत कहलाते हैं। सरकारी खतूत वो खतूत जो मुलाजिम अपने दफ्तर या एक दफ्तर किसी दूसरे दफ्तर या महकमे को लिखते हैं, या लोग हुकूमत के किसी इदारे को लिखते हैं, वो सरकारी खतूत कहलाते हैं। तो खतूत की बच्चों कितनी अक़साम हैं? 3, खानगी या निजी खतूत, नंबर 2 कारोबारी खतूत, और नंबर 3 सरकारी खतूत। खतूत नवीसी के मुतल्लिक़ हदायत। मकाम और तारीख। सबसे पहले ऊपर दाएं जानब मकाम लिखें, दाएं यानी राइट साइड पे जहां से ख़त लिखा जा रहा हो। फिर मकाम के नीचे वो तारीख लिखें जिस रोज़ ख़त लिखा जाए। नंबर 2 पे आता है अलकाब। तीसरी सतर के दरमियान में मकतूब अलैह का लक़ब या दर्जा या रुतबा ज़ाहिर कर दें या नाम तहरीर कर दें। यानी जिसको आपने ख़त लिखना है उसका नाम तहरीर कर दें या उसके दर्जे से मुताबिक कोई उसको लक़ब दे दें। नंबर 3 है सलाम व दुआ। चौथी सतर के आगाज़ में थोड़ी जगह छोड़कर मकतूब अलैह के रिश्ते के मुताबिक अस्सलामु अलैकुम, सलाम मसनून, सलाम नियाज, तस्लीमात या आदाब लिखें। नंबर 4 है नफ्स मज़मून। सलाम व दुआ के बाद बराह रास्त वो बातें लिखना शुरू कर दें जो आप मकतूब अलैह को लिखना चाहते हैं, लेकिन ख़त का मज़मून सादा, मुख्तसर, खुशख़त, शाइस्ता, आम फहम, वाज़िया, बेसाख्ता, आसान ज़बान और मुअस्सर अंदाज़े तहरीर में हो। ये थी खतूत नवीसी के मुतल्लिक़ हदायत कि सबसे पहले आपने मकाम व तारीख लिखना है, फिर अलकाब लिखने हैं, सलाम व दुआ लिखनी है और नफ्स मज़मून लिखना है। खतूत नवीसी के अलकाब व आदाब, यानी हम जिनको ख़त लिख रहे हैं उनकी उम्र के मुताबिक हम उनको कैसे कैसे अलकाब या आदाब देते हैं, इसके मुतल्लिक़ भी आपको मालूमात होनी चाहिए। इसमें पहला पॉइंट आता है बुज़ुर्गों के लिए कि जब हम बुज़ुर्गों को ख़त लिख रहे होते हैं तो उनके लिए लिखते हैं मोहतरम जनाब, किबला, वाजिबुल एहतराम, बुज़ुर्ग वारम, मुकरमी, मोहतरमी या मोहतरमा। और अगर हम अपने हम उम्रों को लोग ख़त लिख रहे होते हैं तो हम लिखते हैं प्यारे दोस्त, अच्छे भाई, प्यारी सहेली, मुहिब मोकरम या प्यारे। इख्तितामिया और दुआया कलमात व अलक़ाबात। दुआया कलमात ख़त के ख़ात्मा पर वस्सलाम, आदाब, ज़्यादा आदाब, खैर तलब, खैर अंदेश वगैरह। और इख्तितामिया अलक़ाबात मुखलिस, दुआगो, न्याज़मंद, सोगवार, शरीक गम, आपका दोस्त, भाई, सहेली, फर्माबरदार, वालिद, वालदा, हमशीरा, पड़ोसी, और फिर इसके नीचे ख़त लिखने वाले का नाम और पता तहरीर करें। ये थी खतूत नवीसी के मुतल्लिक़ चंद हदायत, जिनको अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आप बहुत अच्छा तहरीर करेंगे ख़त। वालिद मोहतरम के नाम इम्तिहान में कामयाबी और रकम का ख़त। ये आपका पहला ख़त है। राइट साइड से आपने लिखना है आज कमरा इम्तिहान मोरखा। यहाँ पे आप वो डेट लिखेंगे जिस डेट को आप पेपर दे रहे होंगे, वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आपने लिखना है प्यारे अब्बू जान, अस्सलामु अलैकुम, और फिर इसके बाद आपने वो तहरीर करना है जिस उन्वान से रिलेटेड आपका ख़त है। उम्मीद है आप सब बफज़ल ताला खैरियत से होंगे। आपको ये सुनकर आज़ाद खुशी होगी कि मैं जमात हश्तम के सालाना इम्तिहान में न सिर्फ पास हो गया हूँ बल्कि अपनी जमात में अव्वल भी आया हूँ। ये सब ज़ाते बारी ताला की करम नवाजी है और आपकी दुआओं का नतीजा है। अब मैं जमात नहम में दाखिल हुआ हूँ
और मुझे नई किताबों, कापियों और स्कूल यूनिफॉर्म की ज़रूरत होगी। मेहरबानी फरमा कर 2000 रुपये बजरिया मनी आर्डर जल्द अज जल्द अरसाल फरमाएं ताकि ज़रूरियात की अशिया ख़रीद सकूं और फ़ीस भी अदा कर सकूं। तमाम दोस्त अहबाब मेरी कामयाबी पर बहुत खुश हैं और मुझे तहाइफ दे रहे हैं। आपसे तोहफ़ा खुद आकर वसूल करूँगा इंशाअल्लाह। अम्मी जान की खिदमत में आदाब। भैया और बहना को बहुत बहुत प्यार और दुआएं। आपका फर्माबरदार बेटा। और जहाँ पे आपने नाम नहीं लिखना, अलिफ बे जीम लिखना है। ये था पहला खत, वालिद मोहतरम के नाम इम्तिहान में कामयाबी और रकम का खत। दूसरा खत जो मैंने आपके लिए लिखा है वो है वालिद साहब की तरफ से बेटे के खत का जवाब। उसी तरह आपने स्टार्टिंग करनी है राइट हैंड पे अज कमरा इम्तिहान मोरखा और फिर उसके बाद अजीजी सलामत रहो। दुआ, तुम्हारा खत मिला, आपकी शानदार कामयाबी पर घर भर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। आपकी अम्मी और बहन भाई सभी आपको मुबारकबाद देते हैं। हर कोई इस मौके पर कोई ना कोई तोहफा देने को तैयार बैठा है। मैं खुद अपनी और आपकी अम्मी की तरफ से आपको एक खूबसूरत घड़ी बतौर इनाम दूंगा जो जिंदगी भर आपको पाबंदी वक्त सिखाएगी और हमारी याद दिलाएगी इंशाअल्लाह। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मुबलिग 2000 रुपये मनी ऑर्डर आपको उस्ताद मोहतरम की मार्फत अरसाल कर दी हैं। प्यारे बेटे, जी लगाकर पढ़ते जाएं। खुदा ने आपको बड़ा अच्छा जहन अता किया है। अगर आप मेरी नसीहत अमोज बातों को सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह हर कदम पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपकी अम्मी और बहन भाई सभी आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। आप अपनी आमद की इतला दें। आपकी अम्मी आपको बहुत याद करती हैं और शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद लिखवाती हैं। आपके बहन भाई भी तुम्हें बहुत याद करते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। रब्बे जुल जलाल आपको अपनी अमान में रखे और ऐसी बेपनाह कामयाबी से मजीद नवाजे। आमीन। दुआ गो अलिफ बेजी। ये था दूसरा खत, वालिद साहब की तरफ से बेटे के खत का जवाब। तीसरा खत है छोटे भाई को तालीम पर तवज्जो और बुरी सोबत से बचने का खत। आज कमरा इम्तिहान मोरखा। प्यारे भैया, सलाम मसनून। मुझे आज ही आपके दोस्त से मालूम हुआ है कि आप स्कूल बाकायदगी से नहीं जाते और सरमाई इम्तिहान में फेल हो गए हैं। किस कदर बुरी बात है। मुझे इस इत्तला से जिस कदर सदमा हुआ है उसका शायद आप अंदाजा ना लगा सके। मेरे भाई, इल्म एक ऐसी दौलत है जिससे ना सिर्फ फर्द बल्कि कौमें अरूज पाती हैं। इल्म जिंदगी भर काम आता है। आपके पढ़ने की यही उम्र है। अगर इस वक्त कुछ न किया तो आप सारी जिंदगी पछताएंगे। ये भी सोचें, हम गरीब माँ बाप के बेटे हैं जो बड़ी मुश्किल से हमारे अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर उन्हें आपकी इस हरकत का इल्म हो गया तो वो क्या सोचेंगे। वो तो हम पर बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए हैं। खुदा के लिए बुरी सोसाइटी छोड़ दें, बाकायदगी से स्कूल जाया करें और जी लगा कर पढ़ें। इतनी मेहनत करें जितनी आपने 8वीं में वजीफा हासिल करने के लिए की थी। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर तवज्जो देंगे और मेहनत करके मैट्रिक में भी वजीफा हासिल करेंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि कॉलेज में सिर्फ उन तलबा को दाखिला मिलता है जो 70% से ऊपर नंबर लेकर कामयाब होते हैं। अब इसी से अंदाज़ा कर लें कि आज के दौर में तालीमी मुकाबला किस कदर सख्त है। जाहिर है फिर ज़िंदगी भर आराम सुकून और इज़्ज़त व वक़ार भी तो उन्हीं को हासिल होता है जो लायक, मेहनती और तालीम याफ्ता हों। उम्मीद है कि आप खूब मेहनत करेंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। दादी जान, अब्बू जान और अम्मी जान की तरफ से सलाम और दुआएं। दुआओं के साथ आपका भाई अलिफ बेजी। अगला खत है जिसका उन्वान है बड़े भाई जान के नाम जवाबी खत। आज कमरा इम्तिहान मोरखा। ये जो पहले आपको खत मैंने पढ़ के सुनाया, ये उसी खत का जवाब लिखा जा रहा है जो छोटा भाई अपने बड़े भाई को दे रहा है। प्यारे भाईजान, सदा खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। आपका ग्रामीनामा मिला, आपकी तहरीर करदा बातें पढ़ी, दिल बेहद मुतासर हुआ और मैं मारे शर्म के पानी पानी हो गया कि आखिर ऐसे क्यों हुआ। भाईजान, मैं वाकई बड़ी नदामत के साथ इस अमर का एतराफ़ करता हूँ कि पिछले दिनों अपनी पढ़ाई से बिल्कुल गाफिल हो गया था। वजह इसकी ये थी कि मेरी दोस्ती चंद बुरे लड़कों के साथ हो गई थी। मैं हमा वक्त उन्हीं के साथ मिलकर घूमा फिरा करता था और भूल कर भी तालीम पर तवज्जो ना देता। मुझे याद ही ना रहा कि मैं घर से बाहर तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ। अक्ल पर कुछ ऐसा पर्दा पड़ गया था कि मुझे तालीम और मुस्तकबिल की कोई परवाह ना रही। असातिज़ा कराम समझाते मगर उनकी कोई नसीहत मेरे दिल पर असर ना करती। सच्ची बात तो ये है कि आपका ख़त पढ़कर मैं शर्मिंदगी के गहरे समंदर में डूब गया। आपकी तहरीर मेरे लिए इबरत का ताज़ियाना साबित हुई। मैं आपके सामने पूरी सच्चाई के साथ ताइब होता हूँ और सिद्दक़ के दिल से अहद करता हूँ कि आइंदा उन लड़कों से मुकम्मल तौर पर किनारा कश हो जाऊँगा, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दूँगा और अपनी तालीमी कमी बहुत जल्द पूरी करूँगा। आप कुली तौर पर इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह
آئندہ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی. ابو جان اور امی جان سے میری اس کوتاہی کا ذکر نہ کیجیے گا. انشاءاللہ میں آمدہ امتحانات میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا اور مطمئن کروں گا. امی اور ابو کو دست بستہ سلام. بہن بھائیوں کو بہت پیار. وسلام آپ کا پیارا بھائی الف بے جی. اگلا خط ہے جس کا عنوان ہے چھوٹی بہن کو فضول خرچی پر نصیحت آموز خط. آج کا مرا امتحان مورخہ. پیاری بہنا سلام مسنون. کل امی جان کے خط سے معلوم ہوا کہ تم اپنی ضروریات کو بڑھا رہی ہو. مجھے یہ سن کر انتہائی دکھ ہوا. تم جانتی ہو کہ ابا جان کے سوا گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں. ہماری تعلیم و تربیت کے تمام اخراجات کے علاوہ گھر کا سارا بوجھ انہی کے کندھوں پر ہے. جو روپیہ ہماری تعلیم پر خرچ ہو انہیں اس سے ہرگز دریغ نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی کمائی سے من مانی کرتے پھریں. تم اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، اپنی ضروریات کا اندازہ کرو اور جو اخراجات ضرورت سے زیادہ ہو انہیں ختم کر دو. گھر سے جو پیسے ملتے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ بچا لیا کرو. اس طرح سے بچائی ہوئی رقم عید کے کپڑوں کے لیے تمہارے کام آ سکتی ہے. کفایت شعاری ایک اچھی عادت ہے اور جسے بچت کرنے کی عادت ہو جائے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. امید ہے کہ تم آج سے میری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو گی. یقین جانو اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا. سب اہل خانہ آپ کو یاد کرتے ہیں. دعا گو آپ کی بہن الف بے جی. اگلا خط ہے چھوٹی بہن کو کامیابی پر انعام اور حوصلہ افزائی کا خط. آج کا مرا امتحان مورخہ. پیاری بہن دعا. تمہارا خط ملا یہ پڑھ کر انتہائی مسرت ہوئی کہ تم نے میٹرک کا امتحان A1 گریڈ میں پاس کر لیا ہے اور اپنے اسکول میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. تمہاری اس نمایاں کامیابی پر پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. سارے عزیز و اقارب تمہاری لیاقت اور محنت کی تعریف کر رہے ہیں. امید ہے کہ تم آئندہ بھی محنت سے پڑھتی رہو گی. خدا کرے یہ کامیابی تمہاری آئندہ کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہو. عزیز ایمن، یہ حقیقت ہے کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. جو کوئی محنت کرتا ہے کامیابی ضرور اس کے قدم چومتی ہے. میں اس موقع پر تمہیں دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ساتھ ہی ایک گھڑی انعام کے طور پر بھیج رہی ہوں. امید ہے کہ تم گھڑی پہن کر بہت خوش ہوگی. یہ تمہیں پابندی وقت اور باقاعدہ پروگرام کے تحت پڑھائی کرنے میں مدد دے گی. خوب جی لگا کر محنت کرو. میری پرخلوص دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. سب گھر والے آپ کو بہت مبارکباد دے رہے ہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین. تمہاری باجی الف بے جی. اس کے بعد ہے چھوٹے بھائی کو فیشن پرستی سے گریز کا خط. آج کا مرا امتحان مورخہ. برادر عزیز سلام مسنون. آج ہی امی جان کا خط آیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تم فیشن پرستی کے دل دادا بن رہے ہو. برادرم، تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتنی دور بھیجا ہوا ہے. گھر کے حالات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ والد محترم کس قدر دقت سے ہمارے تعلیمی اخراجات برداشت کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ نے تمہیں اپنی طرف راغب کر لیا ہے جن سے فیشن پرستی عام ہو رہی ہے. تمہیں چاہیے کہ باقاعدگی سے نماز پڑھو، جی لگا کر تعلیم حاصل کرو، اسلامی قدروں کو اپناؤ اور سادگی اختیار کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو تاکہ اپنا اور اپنے خاندان کا نام روشن کر سکو. یوں ملک و ملت کی خدمت سے دنیا و عاقبت میں سرخروئی حاصل کرو. امید ہے کہ تم اس پر عمل کرو گے. ابو جی اور امی جان کی طرف سے پیار. وسلام تمہارا بھائی الف بے جی. اگلا خط ہے بڑے بھائی کے نام امتحان کی کارکردگی اور روزانہ کے پروگرام کا خط. اسی طرح آپ نے سٹارٹنگ لینی ہے. آج کا مرا امتحان مورخہ. محترم بھائی جان سلام مسنون. امید ہے کہ آپ بفضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے. آپ کو یہ پڑھ کر از حد خوشی ہوگی کہ میں اپنے اسکول کے ششماہی امتحان میں نمایاں پوزیشن سے کامیاب ہو گیا ہوں. انگریزی میں چند نمبروں کی وجہ سے دوسری پوزیشن آئی ہے. امید ہے کہ سالانہ امتحان میں یہ کمی بھی دور ہو جائے گی اور اول پوزیشن لوں گا. اب موسم ٹھیک ہو گیا ہے اور ہاسٹل میں پڑھائی کا ماحول بھی بن گیا ہے. اسکول سے آنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر چند منٹ آرام کرتا ہوں، پھر کھیل کے میدان میں چلا جاتا ہوں. وہاں سے واپسی پر نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. اسی طرح رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کرتا ہوں اور پھر نماز ادا کر کے پڑھائی میں مصروف ہو جاتا ہوں. یوں رات گئے تک پڑھتا رہتا ہوں. آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا اور بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کروں گا. دعا کریں کہ رب جلیل مجھے ثابت قدم رکھے اور صحت اور ہمت عطا فرمائے. آمین. ابو جان امی جان کو سلام اور بہنا کو ڈھیروں پیار. وسلام آپ کا پیارا بھائی الف بے جی. اس کے بعد ہے بڑی بہن کے نام خیریت کا خط. آج کا مرا امتحان مورخہ. اچھی آپی السلام علیکم. آپ جب سے گئی ہیں آپ نے کوئی خط نہیں لکھا. امی جان پریشان ہیں اور ابا جان بھی فکر مند ہیں.
یہ تو بتائیے کہ آپ خط لکھنا کیوں بھول گئی ہیں؟ کیا سسرال والے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم بہن بھائی بھول گئے ہیں؟ اچھی اپی خدا کرے کہ آپ کو وہاں اتنا پیار ملے کہ واقعی ہمیں بھول جائیں، پھر بھی کبھی تو یاد آیا ہی کریں گے۔ برائے کرم واپسی ڈاک اپنی خیریت کا خط لکھیں تاکہ ہمیں اطمینان حاصل ہو۔ دولہا بائی کی خدمت میں سلام عرض کریں، امی اور ابو سب کو بہت یاد کرتے ہیں۔ امی اور ابو سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وقت ملے تو دسمبر کی چھٹیوں میں آ جائیں، ہم سب شدت سے آپ کے منتظر ہیں۔ سب اہل خانہ کی طرف سے آپ سب کو سلام اور دعائیں، دعا گو آپ کی بہن الف بیجی۔ یہ تھے خطوط آپ کے لیے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ٹاپک کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اس کی جو درمیان والی تحریر ہے وہ لکھنی آپ کو اچھی طریقے سے آ جائے گی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ